जयपुर में किस्मत ने तीनों भाइयों को मिलाया तो जरूर, लेकिन ब्रह्मांड के श्राप ने उनके दिमाग को रीबूट कर दिया। अब वे एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं और अपनी ही शक्तियों के गुलाम। याददाश्त मिटने के बाद राघव सिंघानिया अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक खुखार तानाशाह बन चुका है। उसने खड़ी कर ली है अपनी खुद की प्राइवेट ब्लैक आर्मी, जिसका मकसद है दुश्मनों को मिटाना। दूसरी तरफ प्रताप, जो भूख से तड़पता हुआ एक हाईवे मॉन्स्टर बन गया था। राघव की आर्मी ने उसे अपना शिकार बनाया। आज एक भाई दूसरे भाई के ही बेस कैंप में लोहे की जंजीरों में जकड़ा है और दोनों इस खौफनाक सच से अनजान हैं। और मुंबई के अंधेरों में रोहित उस अधूरी धुन के पीछे पागल हो चुका है। द घोस्ट डीजे बनकर क्लब में तबाही मचाने के बाद अब वो भी एक ट्रेन में बैठकर निकल पड़ा है दिल्ली की तरफ। एक बेरहम राजा, एक लोहे के पिंजरे में कैद जानवर और एक पागल संगीतकार, तीनों एक ही शहर में। क्या होगा जब दिल्ली में ये तीनों टकराएंगे? क्या राघव अपने ही भाई को अपना हथियार बना लेगा, या प्रताप वो पिंजरा तोड़कर तबाही मचाएगा? ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का अब तक का सबसे विशालकाय, मैसिव और गहन इंटेंस अध्याय है। जयपुर की घटना के बाद तीनों भाइयों के दिमाग को रीबूट कर दिया गया है। वे फिर से अजनबी हैं, लेकिन इस बार वे पहले वाले राघव, रोहित या प्रताप नहीं हैं। वॉइड के उस अधूरे मिलन ने उनके अंदर की खामियों, फ्लॉज को बढ़ा दिया है। वे अब अपनी अपनी शक्तियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। ये कहानी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की डार्क थ्रिलर शैली में लिखी गई है। हर सीन एक फिल्म की तरह विस्तृत है। महागाथा, टूटे हुए दर्पण और आत्मा का अंधकार, ब्रोकन मिरर्स और डार्कनेस ऑफ द सोल। अध्याय 345, जयपुर का कोलाहल माइनस द आफ्टरमैथ। भाग 1, मीडिया का सर्कस। स्थान, सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर, जयपुर। समय, घटना के 2 घंटे बाद। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देश के सबसे बड़े युवा टाइकून राघव सिंघानिया का अचानक बेहोश होना ब्रेकिंग न्यूज बन चुका था। अस्पताल के बाहर ओबी वैन्स की कतारें लगी थीं। अंदर वीआईपी वार्ड में बलवंत सिंघानिया डॉक्टरों पर चिल्ला रहे थे, मेरा बेटा ठीक है तो उसे डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे? उसे दिल्ली जाना है। यहां तमाशा बन रहा है। डॉक्टर, सर, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। लेकिन जिस तरह से वो गिरे थे, जैसे कोई माइंड अटैक हुआ हो। हमें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। राघव बेड पर बैठा था। वह खिड़की से बाहर मीडिया की भीड़ को देख रहा था। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। उसे फव्वारे के पास जाने का वो पल याद नहीं था। उसे रोहित या प्रताप का चेहरा याद नहीं था। उसे बस एक चीज याद थी, कमजोरी का एहसास। और अब उसे उस एहसास से नफरत हो रही थी। राघव, मन में एक ठंडी आवाज में, तारांकन, किसी ने मुझ पर हमला किया। किसी ने मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश की। मैं पता लगाऊंगा कि वो कौन था और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसे नहीं पता था कि वो हमला किसी इंसान ने नहीं, बल्कि वॉइड गैलेक्सी के सिस्टम ने किया था। भाग 2, 2 सायों का गायब होना। उसी अस्पताल के पिछले गेट पर, जहां मुर्दाघर, मॉर्चुअरी और लॉन्ड्री का रास्ता था, 2 लोग अंधेरे में बाहर निकले। पहला रोहित, आकाश था। वो अभी भी अस्पताल के गाउन में था। उसने एक कंपाउंडर की साइकिल चुराई और पागलों की तरह पैडल मारने लगा। उसके दिमाग में वो अधूरी धुन, जो तीनों के मिलने से ठीक पहले बजी थी, लूप में चल रही थी। टैन टिन टैन। वो धुन इतनी तेज थी कि उसे हॉर्न की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित, बड़बड़ाते हुए, ये क्या है? ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे इसे पूरा करना होगा, वरना मेरा सिर फट जाएगा। दूसरा प्रताप, शेरा था। उसने गार्ड को धक्का देकर गेट तोड़ा था। वो हाईवे की तरफ चल पड़ा। उसे कुछ याद नहीं था। उसे बस एक चीज महसूस हो रही थी, एक विशाल, कभी न भरने वाली भूख। ये पेट की भूख नहीं थी, ये ऊर्जा की भूख थी। वो अंधेरे में चलता रहा, एक ऐसे जानवर की तरह जो शिकार की गंध सूंघ रहा हो। अध्याय 346, दिल्ली बर्फ का राजा, द आइस किंग। भाग 1, नया सीईओ। समय, 1 हफ्ता बाद। स्थान, सिंघानिया टावर, दिल्ली। राघव जयपुर से लौट आया था, लेकिन जो राघव लौटा था वो पहले वाला राघव नहीं था। वो अब बिल्कुल नहीं मुस्कुराता था। उसकी चाल में एक मशीनी सधाव था। उसने कंपनी में आते ही सबसे पहले अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को फायर कर दिया। कॉन्फ्रेंस रूम में राघव ने नए सिक्योरिटी हेड, एक एक्स कमांडो से कहा, मुझे ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो परिंदे को भी पर मारने से पहले शूट कर दे। जयपुर जैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। और एक बात, मुझे दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट्स की टीम चाहिए, जो पता लगाए कि उस रात मेरे दिमाग के साथ क्या हुआ था। भाग 2, खामोश बेडरूम। रात को
सिंघानिया विला। खुशी राघव का इंतजार कर रही थी। जब राघव आया तो उसने खुशी को गले नहीं लगाया, वो सीधे वॉशरूम चला गया। बाद में जब वे बिस्तर पर लेटे थे, खुशी, राघव, तुम ठीक हो? जयपुर के बाद से तुम बहुत बदल गए हो। तुम मुझसे बात भी नहीं करते। राघव बिना मुड़े छत को देखते हुए, बातें कमजोर लोग करते हैं खुशी, मुझे काम करना है। ये दुनिया भेड़ियों से भरी है। अगर मैं एक पल के लिए भी नरम पड़ा तो वे हमें खा जाएंगे। खुशी ने राघव का हाथ पकड़ा। राघव का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। खुशी डरकर पीछे हट गई। राघव, तुम्हारा हाथ। राघव ने हाथ खींच लिया। सो जाओ, कल सुबह मेरी जापान के साथ मीटिंग है। राघव अब अपनी वॉइड एनर्जी का इस्तेमाल अनजाने में करने लगा था। वो अपने आसपास के तापमान को कम कर देता था। उसका दिल सचमुच में पत्थर का हो रहा था। अध्याय 347, मुंबई, पागल संगीतकार, द मैड म्यूजिशियन। भाग 1, अंधेरी कोठरी। स्थान, धारावी की एक झुग्गी, मुंबई, समय रात के 3 बजे। रोहित, आकाश ने अपना अच्छा खासा फ्लैट छोड़ दिया था। अंजलि को उसने हॉस्टल भेज दिया था, ये कहकर कि उसे काम के लिए बाहर जाना है। वो अब इस अंधेरी कोठरी में रहता था। चारों तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिखरे थे, टूटे हुए गिटार के तार, फटे हुए ड्रम। रोहित जमीन पर बैठा था। उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। वो एक पुराना वायोलिन बजा रहा था। स्क्रीच, स्क्रैच, धुन नहीं बन रही थी। रोहित चिल्लाया और उसने वायलिन दीवार पर दे मारा। क्रैक। नहीं, ये वो आवाज नहीं है। वो आवाज, वो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक थी। मुझे वो धुन चाहिए, मुझे वो फिर से सुननी है। उसके बिना मैं अधूरा हूं। भाग 2, अंडरग्राउंड रेव पार्टी। रोहित को लगा कि शायद नशे या तेज संगीत में उसे वो धुन मिलेगी। वो मुंबई की सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड रेव पार्टीज में जाने लगा। एक रात एक पुरानी फैक्ट्री में पार्टी चल रही थी। डीजे बहुत लाउड ट्रांस म्यूजिक बजा रहा था। लोग नशे में झूम रहे थे। रोहित स्पीकर के एकदम पास खड़ा था। कान फाड़ देने वाला शोर, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। तभी एक ड्रग पेडलर उसके पास आया। क्या चाहिए भाई? स्वर्ग की सैर करनी है? रोहित ने पेडलर का गिरेबान पकड़ लिया। उसकी आंखें एक पल के लिए काली, वॉइड हो गईं। रोहित, एक डरावनी आवाज में, मुझे स्वर्ग नहीं, मुझे शून्य की आवाज चाहिए। तेरे पास है? पेडलर डर गया। पागल है क्या? छोड़ मुझे। उसने अपने गुंडों को बुलाया। 4 लोग रोहित पर टूट पड़े। लेकिन रोहित, वो अब सिर्फ संगीतकार नहीं था। उसने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। हुश, 1 सेकंड में चारों गुंडे जमीन पर थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का नाक। रोहित को खुद नहीं पता था कि उसने यह कैसे किया। वो वहां से भाग गया। अब वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में द घोस्ट डीजे के नाम से मशहूर हो रहा था। एक ऐसा पागल संगीतकार जो हवा से तेज चलता है। अध्याय 348, पंजाब से आगे, भस्मासुर द डिवाउरर। भाग 1, ढाबे का राक्षस। स्थान, अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, समय रात के 11 बजे। प्रताप, शेरा, एक ट्रकर्स ढाबे पर बैठा था। उसके सामने 20 रोटियां, दाल की पूरी बाल्टी और 5 चिकन की प्लेटें थीं। वो जानवरों की तरह खा रहा था। ढाबे का मालिक बिल्लू डरा हुआ था। ओ ये पहलवान, पैसे हैं तेरे पास? ये 2000 का खाना खा गया तू। प्रताप ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ भूख थी। प्रताप, और ला। बिल्लू ने अपने आदमियों को बुलाया। इसे बाहर फेंको। 3 पहलवानों ने प्रताप को पकड़ने की कोशिश की। प्रताप ने अपना हाथ झटक दिया। तीनों आदमी हवा में उड़ते हुए 10 फीट दूर जाकर गिरे। ढाबे की मेजें टूट गईं। प्रताप खड़ा हुआ। उसकी देह से गर्मी हीट निकल रही थी। इतनी गर्मी कि पास रखा प्लास्टिक का जग पिघलने लगा। प्रताप, दहाड़ते हुए, मुझे और चाहिए। भाग 2, उत्तर की पुकार। प्रताप ने ढाबे के बाहर खड़े एक तेल के टैंकर को देखा। उसे टैंकर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, ऊर्जा की गंध। उसके वॉइड सेंस उसे बता रहे थे कि यह ज्वलनशील है। वो टैंकर की तरफ बढ़ा। ड्राइवर चिल्लाया, अरे पागल, हट जा, ये डीजल है। प्रताप ने टैंकर के लोहे के वॉल्व को एक हाथ से पकड़कर उखाड़ दिया।
डीजल बहने लगा। प्रताप डीजल के नीचे खड़ा हो गया। वह नहा रहा था और अजीब बात यह थी कि उसका शरीर उस डीजल को सोख एब्जॉर्ब रहा था। उसकी त्वचा के रोम छिद्र पोरेस खुल गए थे। डीजल उसकी रगों में जा रहा था। 5 मिनट बाद टैंकर खाली हो गया। प्रताप की आंखें लाल रेड चमक उठीं। उसकी भूख थोड़ी शांत हुई। उसने उत्तर दिशा हिमाचल की तरफ देखा। वहां से उसे एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत महसूस हो रहा था। ये वही लिथियम खदान थी जहां राघव गया था। प्रताप, वहां वहां मेरा खाना है। उसने चलना शुरू कर दिया। नंगे पैर हाईवे पर एक चलता फिरता भस्मासुर जो रास्ते में आने वाली हर ऊर्जा को निगलने के लिए तैयार था। अध्याय 349 विभाग 7 का कंफ्यूजन और एलियन का प्लान। भाग 1 कंट्रोल रूम दिल्ली। कमांडर मलिक अपनी स्क्रीन पर 3 अलग अलग रिपोर्ट देख रहे थे। रिपोर्ट 1 दिल्ली, राघव सिंघानिया। व्यवहार में अत्यधिक बदलाव। शरीर का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम। व्यापार जगत में निर्दयी फैसले। रिपोर्ट 2 मुंबई, अज्ञात घोस्ट की अफवाहें। सुपर ह्यूमन स्पीड, अंडरवर्ल्ड में दहशत। रिपोर्ट 3 पंजाब हाईवे, एक आदमी ने ढाबा तोड़ा और डीजल टैंकर खाली कर दिया। चश्मदीदों का कहना है उसने डीजल पी लिया। वो उत्तर की ओर बढ़ रहा है। एजेंट विक्रम, सर, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जयपुर के बाद से तीनों सब्जेक्ट्स एक्टिव हो गए हैं, लेकिन उनका पैटर्न अलग है। मलिक, ये अलग अलग नहीं है विक्रम। ये एक ही बीमारी के 3 लक्षण हैं। वे अनस्टेबल हो रहे हैं। हमें उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि वे कोई बड़ी तबाही मचाएं, खासकर वो पंजाब वाला टैंक। भाग 2 एलियन स्काउट की रिपोर्ट। धरती की कक्षा ऑर्बिट में छिपा हुआ एलियन जहाज। स्काउट ने अपने सुप्रीम कमांडर को मैसेज भेजा। सब्जेक्ट्स का मिलन वॉइड सिस्टम द्वारा रोक दिया गया था। वे अब फ्रेगमेंटेड, बिखरे हुए और कमजोर हैं। वॉइड किंग राघव अपनी याददाश्त के बिना अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाकी 2 अपनी शक्तियों से पागल हो रहे हैं। हमला करने का यही सही समय है। हम एक एक करके उन्हें खत्म करेंगे। शुरुआत योद्धा प्रताप से करेंगे जो खुले में घूम रहा है। कहानी का अंत इस महाखंड का। जयपुर के रीबूट ने नायकों को विलेन की कगार पर खड़ा कर दिया है। राघव एक ठंडा तानाशाह बन रहा है। रोहित एक पागल फकीर बन रहा है। प्रताप एक भूखा राक्षस बन रहा है। वे अब मिल नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी अपनी तबाही के रास्ते पर चल पड़े हैं। ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक बेहद डार्क और रणनीतिक स्ट्रेटेजिक महाखंड है। जयपुर की घटना के बाद राघव का दिल अब भावनाओं से खाली हो चुका है। वो अब सिर्फ एक सीईओ नहीं है। वो एक साम्राज्य का तानाशाह, डिक्टेटर बनने की राह पर है। उसे समझ आ गया है कि पैसे से सब नहीं खरीदा जा सकता। सत्ता के लिए खौफ और ताकत की जरूरत होती है। ये कहानी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की थ्रिलर शैली में है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि राघव अब अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने जा रहा है। महागाथा, प्रोजेक्ट शून्य और काली सेना का जन्म, प्रोजेक्ट शून्य और द बर्थ ऑफ द ब्लैक आर्मी। अध्याय 350 दिल्ली का अंडरवर्ल्ड और 100 करोड़ का प्रस्ताव। भाग 1 द पिंजरा, द केज। स्थान पुरानी दिल्ली का एक बंद पड़ा बूचड़खाना स्लॉटर हाउस। समय रात के 2 बजे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया जग रही थी। ये जगह कोई आम फाइट क्लब नहीं थी। यहाँ कोई दर्शक या सट्टेबाज नहीं थे। यहाँ भारत के कोर्ट मार्शल हुए सैनिक, भगोड़े कमांडो और खतरनाक भाड़े के टट्टू मर्सिनरीज छिपते थे। राघव की मर्सिडीज मेबाक इस बूचड़खाने के बाहर आकर रुकी। राघव बाहर निकला। उसने एक जेट ब्लैक 3 पीस सूट पहना था। सर्दियों की रात थी, लेकिन राघव को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। उसकी वॉइड एनर्जी उसके शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रही थी। दरवाजे पर खड़े 2 हथियारबंद गुंडों ने उसे रोका। वीआईपी बाबू, रास्ता भटक गए हो? ये क्लब नहीं है। राघव ने अपनी जेब से एक सिगार निकाला और उसे बिना जलाए होठों में दबा लिया। राघव शांत आवाज में, मुझे कैप्टन रुद्र से मिलना है। गुंडा हंसा। रुद्र भाई से? मौत का बुलावा देने आया है क्या? राघव ने गुंडे की आंखों में देखा। राघव की पुतलियों में एक अजीब सा कालापन था। गुंडे की हंसी अचानक बंद हो गई। उसे लगा जैसे उसके गले में किसी ने बर्फ का टुकड़ा फंसा दिया हो। वो कांपने लगा और उसने चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। भाग 2 कैप्टन रुद्र, द डिस्ग्रेस्ड सोल्जर। राघव अंदर गया।
बेसमेंट में खून और पसीने की गंध थी। बीच में एक लोहे का रिंग था। वहां एक आदमी पुशअप्स कर रहा था। उसकी पीठ पर कोड़ों और गोलियों के दर्जनों निशान थे। ये रुद्र था, पूर्व पैरा एसएफ कमांडो, जिसे एक मिशन में आदेश न मानने और अपने ही ऑफिसर को पीटने के जुर्म में निकाल दिया गया था। राघव, कैप्टन रुद्र। रुद्र रुका। उसने उठकर राघव को देखा। रुद्र, सूट देखकर लगता है तू किसी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। यहाँ क्या कर रहा है? मुझे बाउंसर नहीं बनना। राघव ने एक सूटकेस जमीन पर फेंका। सूटकेस खुला। उसमें 500 माइनस 500 के नोटों की गड्डियां भरी थीं। पूरे 5 करोड़। राघव, ये एडवांस है। मुझे बाउंसर नहीं, सेनापति कमांडर चाहिए। मुझे एक ऐसी प्राइवेट आर्मी चाहिए जो पुलिस, कानून या सरकार को जवाब न दे, जो सिर्फ मेरे इशारे पर सांस ले। रुद्र हंसा। उसने एक तौलिया उठाया और पसीना पोंछा। बेटा, तूने हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देख ली हैं। प्राइवेट आर्मी? इंडिया में पुलिस तुझे और मुझे दोनों को अंदर कर देगी। अध्याय 351, खून का इंटरव्यू माइनस बर्फ और लोहा। भाग 1, मौत का खेल। राघव अपनी जगह से नहीं हिला। राघव, पुलिस मुझे नहीं छुएगी, क्योंकि मैं वो शख्स हूं जो पुलिस के बड़े अफसरों की तनख्वाह से ज्यादा टैक्स भरता है। मैं राघव सिंघानिया हूं। रुद्र के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने ये नाम अखबारों में पढ़ा था। रुद्र, सिंघानिया लॉजिस्टिक्स। तू तो ट्रकों का बिजनेस करता है ना? तुझे सेना क्यों चाहिए? राघव, क्योंकि मेरे रास्ते में जो पत्थर आ रहे हैं उन्हें मैं वकीलों से नहीं हटाना चाहता। मुझे उन्हें कुचलना है। रुद्र रिंग से बाहर आया। उसने टेबल से एक लड़ाकू चाकू, कॉम्बैट नाइफ उठाया। रुद्र, पैसे अच्छे हैं, पर मैं किसी डरपोक सेठ के नीचे काम नहीं करता। अगर तू मेरा बॉस बनना चाहता है तो मुझे साबित कर कि तू मौत से नहीं डरता। स्विश। रुद्र ने बिना किसी चेतावनी के वो चाकू पूरी ताकत से राघव के चेहरे की तरफ फेंका। ये चाकू इतनी तेज था कि एक आम इंसान पलक भी नहीं झपक पाता। भाग 2, शून्य का अचेतन, द सबकॉन्शियस वॉइड। राघव घबराया नहीं। उस पल उसके दिमाग में वो हाई पिच सीटी बजी जो जयपुर में बजी थी। दुनिया स्लो मोशन में हो गई। राघव को वो चाकू हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसे चाकू का वजन, हवा की गति और दिशा, सब कुछ गणित की तरह समझ आ गया। उसने अपना दायां हाथ उठाया। क्लैंग। चाकू राघव की 2 उंगलियों, तर्जनी और मध्यमा के बीच में पकड़ा गया था। ब्लेड उसकी आंख से सिर्फ 1 इंच दूर था। सन्नाटा छा गया। रुद्र की आंखें फटी रह गईं। असंभव, कोई भी वो चाकू ऐसे नहीं पकड़ सकता। राघव ने चाकू को अपनी उंगलियों से मोड़ा। ब्लेड, जो सॉलिड स्टील का था, मोम की तरह मुड़ गया। क्रंच। राघव ने मुड़ा हुआ चाकू जमीन पर गिरा दिया। राघव, मैं डरपोक नहीं हूं रुद्र, और मैं सेठ भी नहीं हूं। मैं वो हूं जो तुम्हारी दुनिया को जलाकर राख कर सकता है। अब बताओ, तुम मेरे साथ हो या मैं किसी और को ढूंढूं? रुद्र घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक योद्धा की तरह सिर झुकाया। आप आदेश दें, बॉस। अध्याय 352, प्रोजेक्ट शून्य। भाग 1, अरावली का गुप्त बेस। समय 1 महीना बाद। स्थान अरावली की पहाड़ियां, हरियाणा बॉर्डर। राघव ने अपने बिजनेस एम्पायर के काले धन, ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके अरावली के जंगलों में एक फर्जी लॉजिस्टिक्स ट्रेनिंग सेंटर खोला। बाहर से ये ट्रकों का गोदाम लगता था, लेकिन अंदर ये एक अत्याधुनिक मिलिट्री बेस था। रुद्र ने पूरे भारत से 50 सबसे खतरनाक और वफादार लोगों को चुना था। इनमें शार्प शूटर, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स और क्लोज कॉम्बैट मास्टर्स शामिल थे। उन्हें काले रंग की बिना बैज वाली वर्दियां दी गईं। उनके चेहरों पर काले मास्क थे। राघव एक एसयूवी से बेस में दाखिल हुआ। 50 आदमियों की वो टुकड़ी लाइन में खड़ी थी। रुद्र, अटेंशन। राघव उनके सामने चला। आज से तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तुम सिंघानिया लॉजिस्टिक्स के एग्जीक्यूटिव्स नहीं हो। तुम मेरी परछाई हो। तुम शून्य हो। राघव को नहीं पता था कि शून्य ही वोइड का हिंदी अनुवाद है। उसके अवचेतन मन ने यह नाम चुना था। भाग 2, हथियारों की तस्करी, द स्मगलिंग। राघव ने अपनी लॉजिस्टिक्स कंपनी का असली फायदा उठाया। उसके 5000 ट्रकों का फ्लीट पूरे देश में घूमता था। राघव ने कस्टम्स और पोर्ट अथॉरिटीज को खरीद लिया था। रूस और इजराइल से आने वाले शिपिंग कंटेनर्स में मशीनों के नाम पर असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स और मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स आ रहे थे। शेखावत या पुलिस को भनक भी नहीं थी कि सिंघानिया ट्रकों में अब माल नहीं, बारूद घूम रहा है। अध्याय 353,
घर में अजनबी माइनस खुशी का दर्द। भाग 1, बंद दरवाजे। स्थान सिंघानिया विला, दिल्ली, समय रात के 11 बजे। राघव की इस नई दुनिया से खुशी पूरी तरह अनजान थी, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि उसका पति उससे दूर जा रहा है। राघव अब रात रात भर अपने स्टडी रूम में बंद रहता था। वहां कई अजनबी लोग, रुद्र और उसके आदमी आते थे। खुशी स्टडी रूम के बाहर खड़ी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। राघव, अंदर से। मैं बिजी हूं खुशी। खुशी ने दरवाजा खोल दिया। राघव अपनी डेस्क पर बैठा था। उसके सामने लैपटॉप पर कुछ कोऑर्डिनेट्स चल रहे थे। खुशी, राघव, तुम कर क्या रहे हो? आजकल तुम ऑफिस से ज्यादा इस कमरे में रहते हो। वो खूंखार शक्ल वाले लोग कौन हैं जो रात को आते हैं? राघव ने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने एक ठंडी सांस ली। वो सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हैं। बिजनेस बढ़ रहा है, खतरे भी बढ़ रहे हैं। भाग 2, बर्फ की दीवार। खुशी राघव के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे खतरे से डर नहीं लगता राघव, मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम हंसते नहीं हो, तुम ठीक से सोते नहीं हो। जयपुर से आने के बाद तुम जैसे कोई और बन गए हो। वापस आ जाओ ना मेरे राघव, वो मैकेनिक जो मुझे हंसाता था। राघव खड़ा हुआ। उसने खुशी की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई प्यार नहीं, बस एक गहरी अंधेरी खाई थी। राघव, मैकेनिक मर चुका है खुशी। अगर वो जिंदा रहता तो खदान में हम दोनों मर जाते। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूं, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए कर रहा हूं। अब तुम जाओ, मुझे काम है। खुशी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। राघव ने दरवाजा बंद किया। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में दर्द था, लेकिन वॉइड ने उस दर्द को बर्फ की तरह जमा दिया था। अध्याय 354, पहला मिशन और उत्तर से आया खतरा। भाग 1, खतरे की घंटी। अगली सुबह, बेस कैंप। रुद्र राघव के पास एक फाइल लेकर आया। रुद्र, बॉस, एक बुरी खबर है। हमारे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पर हमला हुआ है। राघव, शेखावत? रुद्र, नहीं, शेखावत की इतनी हिम्मत नहीं। ये कुछ और है। रुद्र ने एक टैबलेट पर वीडियो प्ले किया। ये अंबाला हाईवे, पंजाब हरियाणा बॉर्डर के एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज था। वीडियो में रात के अंधेरे में सिंघानिया लॉजिस्टिक्स के 3 फ्यूल टैंकर खड़े थे। तभी एक आदमी, प्रताप, जिसके कपड़े फटे थे, फुटेज में आता है। वो नंगे हाथ से टैंकर का लोहे का दरवाजा फाड़ देता है। पुलिस और गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन गोलियां उसके शरीर से टकराकर गिर जाती हैं। फिर वो आदमी टैंकर से पेट्रोल डीजल को पीने लगता है। भाग 2, राक्षस बनाम सेना। राघव वीडियो देखकर सन्न रह गया। रुद्र, बॉस, ये आदमी इंसान नहीं है। इसने हमारे 3 टैंकर तबाह कर दिए हैं और ये हाईवे पकड़कर सीधे दिल्ली साउथ की तरफ बढ़ रहा है। पुलिस इसे हाईवे मॉन्स्टर बोल रही है। वे इसे रोक नहीं पा रहे। राघव की आंखें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में फिर से एक हल्का सा दर्द फ्लैशबैक हुआ। एक धुंधली सी याद, एक योद्धा की जो ऊर्जा खाता था, लेकिन वो याद फिर गायब हो गई। राघव ने अपना कोट पहना। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है रुद्र, ये कोई ऐसा शख्स है जो हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रोजेक्ट शून्य को एक्टिवेट करो। रुद्र मुस्कुराया। मिशन क्या है बॉस? मारना है? राघव, नहीं, मुझे ये आदमी जिंदा चाहिए। मुझे जानना है कि ये गोलियों से कैसे बच रहा है। अल्फा टीम को भेजो। 20 आदमी, भारी हथियार, ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स, बेहोश करने वाले तीर और नेट गन। हम उसे हाईवे पर ही रोकेंगे। कहानी का अंत इस महाखंड का। राघव की ब्लैक आर्मी अब तैयार है और उनका पहला शिकार कोई और नहीं, राघव का ही भाई प्रताप शेरा है। प्रताप भूख से पागल होकर दिल्ली की तरफ आ रहा है। राघव की सेना उसे रोकने के लिए निकल चुकी है। ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक अत्यंत रोमांचक, एक्शन पैक्ड और रहस्यमयी महाखंड है। राघव अब एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो मोहरों को मारता नहीं, बल्कि उन्हें अपना गुलाम बनाता है। उसे नहीं पता कि जिस राक्षस को वो पकड़ने जा रहा है वो उसी के खून का हिस्सा है, और प्रताप को नहीं पता कि जो सूट बूट वाला आदमी उसे पिंजरे में डाल रहा है वो उसका ही कमांडर है। यह कहानी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम के डार्क थ्रिलर अंदाज में है। महागाथा, छलावा, शिकार और लोहे का पिंजरा, द इल्यूजन, द हंट और द आयरन केज। अध्याय 355, डिजिटल राख माइनस सबूत मिटा दो। भाग 1, दिल्ली का डार्क रूम। स्थान
सिंघानिया लॉजिस्टिक्स का अंडरग्राउंड सर्वर रूम, समय रात के 3 बजे। राघव एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने खड़ा था। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें प्रताप शेरा गोलियों की बौछार के बीच एक टैंकर से डीजल पी रहा था। पीछे कैप्टन रुद्र खड़ा था। राघव: रुद्र, ये वीडियो पुलिस के पास कैसे पहुंचा? रुद्र: बॉस, किसी ट्रक वाले ने अपने मोबाइल से शूट करके लोकल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था, वहां से पुलिस को मिला। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसके दिमाग, अवचेतन मन ने तुरंत कैलकुलेट किया, अगर पुलिस या आर्मी को इस आदमी के बारे में पता चल गया तो वे इसे लैब में काट डालेंगे या मार देंगे। ये आदमी इंसान नहीं, एक चलता फिरता परमाणु बम है। और मुझे बम पसंद है। राघव: हमारी साइबर टीम को बोलो, इस वीडियो का हर एक पिक्सल इंटरनेट से गायब हो जाना चाहिए। जिस ट्रक वाले ने इसे रिकॉर्ड किया है उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए डालो और उसे देश के बाहर भेजो। पुलिस के सर्वर हैक करो और फाइल डिलीट करो। रुद्र हैरान था। सर, हम उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर रहे? वो हमारे टैंकर जला रहा है। राघव मुड़ा। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक थी। रुद्र, तुम एक सैनिक हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ खतरा दिख रहा है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे फायदा दिख रहा है। ये आदमी जो भी है, इसे दर्द नहीं होता, इस पर गोलियां असर नहीं करती। सोचो, अगर ये आदमी हमारी अल्फा टीम का हिस्सा बन जाए तो शेखावत क्या, पूरी सरकार हमसे डरेगी। मैं इसे मारूंगा नहीं, मैं इसे खरीदूंगा, और अगर ये बिका नहीं तो मैं इसे पालूंगा। भाग 2, मीडिया का मुंह बंद। अगले 1 घंटे में सिंघानिया के पैसों और हैकर्स की ताकत ने कमाल कर दिया। न्यूज चैनलों पर जो हाईवे मॉन्स्टर की खबर चलने वाली थी, उसकी जगह हाईवे पर गैस लीक से धमाका की खबर चलने लगी। सारे वीडियो करप्ट हो गए। चश्मदीदों को खरीद लिया गया या डरा दिया गया। राघव ने दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अब हाईवे पर जो भी होने वाला था वो सिर्फ राघव और उस राक्षस के बीच था। अध्याय 356, जाल और चारा, द ट्रैप एंड द बेट। भाग 1, सोनीपत का वीरान ढाबा। स्थान: दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, NH-44। समय: सुबह के 4:30 बजे। राघव की अल्फा टीम ने एक बंद पड़े पेट्रोल पंप और ढाबे को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने वहां जानबूझकर सिंघानिया लॉजिस्टिक्स के 2 भरे हुए फ्यूल टैंकर खड़े कर दिए थे। ये चारा बेट था। 20 कमांडो काले कपड़ों में छतों पर, ट्रकों के पीछे और झाड़ियों में छिपे थे। उनके पास असली गोलियां नहीं थीं। राघव का सख्त आदेश था, टारगेट जिंदा चाहिए। उनके पास ट्रैंक्विलाइजर राइफल्स, हाथियों को बेहोश करने वाले इंजेक्शन, टेजर्स और टाइटेनियम की जालियां थीं। राघव इस ऑपरेशन को अपने बेस कैंप से ड्रोन कैमरे के जरिए लाइव देख रहा था। भाग 2, शिकार की एंट्री। सन्नाटा था, सिर्फ हाईवे की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक ड्रोन के थर्मल कैमरा में एक लाल चमकता हुआ बिंदु दिखाई दिया। ये प्रताप था। उसके शरीर का तापमान इतना ज्यादा था कि वो कैमरे में आग के गोले जैसा दिख रहा था। प्रताप धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे, आंखें लाल थीं। उसे कुछ याद नहीं था, बस उसके शरीर में वॉइड सेल्स ऊर्जा मांग रहे थे। उसने टैंकरों को देखा। प्रताप बड़बड़ाते हुए, खाना और खाना। वो टैंकर की तरफ बढ़ा। अध्याय 357, महाटकराव माइनस अल्फा टीम बनाम भस्मासुर। भाग 1, पहला वार। जैसे ही प्रताप टैंकर के 10 फीट करीब पहुंचा, रुद्र ईयरपीस पर फायर। THWIP। छतों से 5 ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स सुइयां प्रताप की गर्दन और पीठ में आकर लगी। हर एक सुई में इतनी दवा थी कि एक गैंडे राइनो को सुला दे। प्रताप रुका। उसने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया और एक सुई को उखाड़ कर देखा। दवा उसके खून में गई, लेकिन उसके वॉइड DNA ने उस केमिकल को 1 सेकंड में जलाकर राख कर दिया। उसे नशा नहीं हुआ, बल्कि दवा भी उसके लिए ऊर्जा बन गई। प्रताप ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। मक्खियां। भाग 2, हवा में उड़ती गाड़ियां। प्रताप ने जमीन पर पैर पटका। बूम, कंक्रीट टूट गई। वो बिजली की रफ्तार से छलांग लगाकर उस छत पर पहुंचा जहां 3 स्नाइपर छिपे थे। कमांडो घबरा गए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, प्रताप ने एक कमांडो को कॉलर से पकड़ा और उसे 20 फीट नीचे फेंक दिया। जान से नहीं मारा, बस रास्ते से हटा दिया। रुद्र चिल्लाया, टीजर इस्तेमाल करो, 50,000 वोल्ट्स। अभी। 4 कमांडो आगे आए। उन्होंने प्रताप पर टेजर गन्स फायर की। लोहे के हुक प्रताप की छाती में गड़ गए और तेज बिजली दौड़ने लगी।
BZZZZZZ। आम इंसान का दिल इस करंट से फट जाता। लेकिन प्रताप मुस्कुराने लगा। करंट उसके लिए प्योर एनर्जी थी। उसके शरीर ने बिजली को सोख लिया। प्रताप ने उन तारों को पकड़ा और एक झटके से खींचा। चारों कमांडो हवा में उड़ते हुए प्रताप के पास आ गिरे। बेस कैंप में बैठा राघव स्क्रीन देख रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। राघव, अद्भुत! यह आदमी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के हर नियम को तोड़ रहा है। रुद्र, जाल फेंको। भाग 3, टाइटेनियम का पिंजरा। प्रताप अब टैंकर की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक मॉडिफाइड एसयूवी से एक बहुत बड़ा जाल, टाइटेनियम नेट, फायर किया गया। जाल प्रताप के ऊपर गिरा और उसमें लगे चुंबकों ने जमीन से चिपक कर उसे जकड़ लिया। प्रताप ने जाल को फाड़ने की कोशिश की। तार बहुत मजबूत थे। रुद्र ने एक नया हथियार निकाला, सोनिक कैनन। ये कानों के पर्दे फाड़ देने वाली हाई फ्रीक्वेंसी आवाज पैदा करती थी। रुद्र ने मशीन चालू कर दी। स्क्रीच। प्रताप ने अपने कान पकड़ लिए। ये आवाज उसके संवेदनशील कानों के लिए असहनीय थी। उसके कानों से खून बहने लगा। वो घुटनों पर गिर गया। प्रताप, चीखते हुए, बंद करो, आवाज बंद करो। उसका दिमाग, जो पहले ही जयपुर में क्रैश हो चुका था, इस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखें पलटी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राघव ने स्क्रीन पर देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। राघव, पैक हिम अप। उसे बेस पर लाओ, सबसे मजबूत जंजीरों में। अध्याय 358, आमना सामना माइनस मालिक और जानवर। भाग 1, जंजीरों में जकड़ा योद्धा। स्थान, अरावली बेस कैंप। राघव का अंडरग्राउंड बंकर। समय, सुबह के 8 बजे। प्रताप को एक विशेष कमरे में रखा गया था। उसके दोनों हाथ और पैर भारी स्टील की जंजीरों से दीवार में बंधे थे। कमरे का तापमान जानबूझकर -5 डिग्री, -5 डिग्रीज रखा गया था, ताकि प्रताप का शरीर हाइबरनेशन सुस्ती में रहे और वह ज्यादा ऊर्जा पैदा न कर सके। प्रताप की आंख खुली। उसे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। सोनिक अटैक ने उसकी ऊर्जा सोख ली थी। वो जंजीरों को तोड़ने के लिए जोर लगाने लगा। क्लैंक, क्लैंक। तभी लोहे का भारी दरवाजा खुला। सामने राघव खड़ा था। वही महंगा सूट, ठंडी आंखें और हाथ में एक टैबलेट। पीछे 4 गनमैन खड़े थे। भाग 2, कोई याद नहीं, सिर्फ व्यापार। राघव प्रताप के सामने आकर खड़ा हुआ। दोनों के बीच सिर्फ 3 फीट का फासला था। ब्रह्मांड के 2 सबसे ताकतवर योद्धा, जो कभी एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे, आज एक दूसरे को अजनबियों की तरह घूर रहे थे। राघव के दिमाग में कोई घंटी नहीं बजी, कोई फ्लैशबैक नहीं आया। प्रताप के दिमाग में भी कोई याद नहीं आई। जयपुर में वॉइड किंग ने उनके दिमागी कनेक्शन को पूरी तरह सील कर दिया था। राघव, शांत हो जाओ, तुम ये जंजीरें नहीं तोड़ पाओगे। प्रताप, गुर्राते हुए, मुझे खोल दे, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। मुझे भूख लगी है। राघव हंसा, एक बहुत ही सर्द और कॉर्पोरेट हंसी। राघव, भूख? तुम कल रात से मेरे लाखों रुपए का तेल पी चुके हो। तुम्हारा शरीर एक भट्टी फर्नेस है। मैं राघव सिंघानिया हूं। मैंने पुलिस और दुनिया से तुम्हारी असलियत छिपाई है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी कमरे में जिंदा गाड़ सकता हूं। प्रताप ने राघव की आंखों में देखा। प्रताप, थूकते हुए, तो गाड़ दे, मुझे मौत से डर नहीं लगता सूट वाले। भाग 3, प्रस्ताव, द ऑफर। राघव ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और प्रताप के माथे पर लगा खून पोंछा। ये कोई दया नहीं थी, बस राघव को गंदगी पसंद नहीं थी। राघव, तुम जानवरों की तरह सड़कों पर भटक रहे हो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम कौन हो। मैं तुम्हें एक मकसद दूंगा। मैं तुम्हें इतना खाना, ऊर्जा दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बदले में तुम्हें मेरी काली सेना का हिस्सा बनना होगा। तुम्हें मेरा हथियार बनना होगा। जो मैं कहूं वो तुम्हें फाड़ना होगा। प्रताप शांत हुआ। वह राघव की तरफ देखने लगा। प्रताप, हथियार? मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। राघव पीछे मुड़ा। अभी तुम गुलाम ही हो। सोच लो, भूख से मरना है या राजा की तरह जीना है? जब तक तुम्हारा जवाब हां नहीं होता, यह कमरा बंद रहेगा। रुद्र, तापमान और गिरा दो, -15 डिग्री कर दो। राघव दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही राघव दरवाजे के पास पहुंचा, प्रताप को लगा जैसे राघव के चलने के अंदाज में, उसके कंधों की चौड़ाई में कुछ ऐसा है जो अपना सा है। प्रताप अचानक, ओए सूट वाले, तेरा नाम क्या बताया तूने? राघव बिना मुड़े बोला, राघव सिंघानिया, तुम्हारा नया बॉस।
दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर प्रताप अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस सूट वाले आदमी से इतनी नफरत क्यों हो रही है और साथ ही एक अजीब सा जुड़ाव, कनेक्शन क्यों महसूस हो रहा है। कहानी का विश्लेषण इस महाखंड का। राघव की चालाकी। उसने सारे सबूत मिटा दिए ताकि प्रताप उसकी सीक्रेट प्रॉपर्टी बन जाए। अदृश्य बंधन। दोनों भाई एक दूसरे के सामने हैं लेकिन सजा की वजह से पहचान नहीं पा रहे। प्रताप की स्थिति, वो अब राघव का कैदी है। एक ऐसा कैदी जिसे तड़पाकर अपना पालतू कुत्ता अटैक डॉग बनाने की तैयारी है। यह द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक बेहद भावनात्मक, इमोशनल और रहस्यमयी मिस्टीरियस महाखंड है। यहाँ हम जयपुर के बाद रोहित आकाश की जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे। हम कोई राज नहीं खोलेंगे कि वो धुन क्या है या वो कौन है। हम सिर्फ एक तड़पते हुए कलाकार और एक अकेले भाई की कहानी जिएंगे। ये कहानी कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की डार्क म्यूजिकल थ्रिलर शैली में है। हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि अब आप रोहित के दिमाग का शोर सुनने वाले हैं। महागाथा, टूटे तार और शून्य का संगीत, ब्रोकन कॉर्ड्स एंड द म्यूजिक ऑफ द वॉइड। अध्याय 359, खामोश फोन कॉल और बारिश का दर्द। भाग 1, पीसीओ का सन्नाटा। स्थान, बांद्रा वेस्ट, मुंबई। एक सुनसान सड़क। समय रात के 11:30 बजे। भारी बारिश। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़कें खाली थीं। एक पुराने टूटे हुए पीसीओ पब्लिक टेलीफोन बूथ के अंदर रोहित खड़ा था। उसके बाल भीगे हुए थे। उसने एक काली हुडी पहन रखी थी जो उसके चेहरे को आधा ढक रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उंगलियों पर गिटार के तार टूटने के कारण कटने के निशान थे। खून सूख चुका था। उसने बूथ में एक सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। ये अंजलि, उसकी बहन के हॉस्टल का नंबर था। ट्रिंग ट्रिंग, फोन उठा। अंजलि, नींद भरी आवाज में, हेलो, कौन है इतनी रात को? रोहित के होंठ कांपे। वो अंजलि बोलना चाहता था लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसे लगा जैसे उसके अंदर बैठा राक्षस अंजलि को भी निगल जाएगा। जयपुर के बाद से उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा था। उसे डर था कि कहीं वो अपनी ही बहन को चोट न पहुंचा दे। अंजलि, हेलो, भैया, भैया आप हो क्या? अंजलि की आवाज में एक उम्मीद थी, एक तड़प थी। भैया, प्लीज कुछ बोलो। आपने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? आप कहाँ हो? आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? रोहित की आंख से एक आंसू गिरा जो बारिश के पानी में मिल गया। उसने रिसीवर को अपने माथे से लगा लिया। वो बस अपनी बहन की सांसों की आवाज सुनना चाहता था। अंजलि रोने लगी। मुझे पता है आप हो। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। वापस आ जाओ ना। रोहित ने अपनी आंखें जोर से बंद की। तभी उसके दिमाग में वही तेज सीटी, हाई पिच फ्रीक्वेंसी बजने लगी। वही धुन जो उसे पागल कर रही थी। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसने फोन का रिसीवर वहीं छोड़ दिया और बारिश में पागलों की तरह भागने लगा। मुझे दूर रहना होगा। जब तक ये आवाज मेरे दिमाग से नहीं निकल जाती, मैं किसी का नहीं हूं। अध्याय 360, कबाड़खाना और एक अधूरी धुन। भाग 1, तारों का जाल। स्थान, धारावी का एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक कबाड़खाना। समय, रात के 2 बजे। रोहित भागते भागते एक कबाड़खाने में पहुंचा जहां वो आजकल छिपता था। यहाँ कोई गद्दा नहीं था, कोई खाना नहीं था। बस टूटे हुए स्पीकर्स, पुराने एम्पलीफायर, कंप्यूटर के मदरबोर्ड और तारों का एक जंजाल था। रोहित जमीन पर बैठ गया। उसने एक टूटे हुए सिंथेसाइजर को तारों से एक पुराने जनरेटर से जोड़ रखा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पागलों की तरह चलने लगी। वो उस आवाज को बाहर निकालना चाहता था जो उसके अंदर कैद थी। BZZZT, स्क्रीच। स्पीकर से फटी हुई आवाजें आ रही थीं। रोहित खुद से बड़बड़ाते हुए, नहीं, ये बहुत भारी है। वो आवाज हल्की थी लेकिन उसमें ब्रह्मांड का वजन था। वो लोहे को पिघला सकती थी पर शीशे को नहीं तोड़ती थी। मुझे वो फ्रीक्वेंसी चाहिए। भाग 2, पागलपन की हद। वो कई रातों से नहीं सोया था। उसकी आंखें लाल थीं। उसके गाल पिचक गए थे। तभी एक तार शॉर्ट सर्किट हुआ। स्पार्क। रोहित के हाथ में तेज करंट लगा। आम इंसान को इस करंट से झटका लगता, लेकिन रोहित, उसे करंट महसूस ही नहीं हुआ। उसके शरीर की वो हीलिंग पावर और अनजानी ताकत अभी भी थी। रोहित ने उस नंगे तार को कसकर पकड़ लिया। करंट उसके शरीर से होता हुआ सिंथेसाइजर में गया। अचानक स्पीकर से एक गूंज, हमिंग साउंड निकली। एक ऐसी आवाज जो इंसानी कानों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। WUMMM, WUMMM। कबाड़खाने में रखे कांच के खाली बल्ब,
उस आवाज की फ्रीक्वेंसी से हवा में कांपने लगे। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी पर असर हो रहा था। रोहित मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। मिल गई, मुझे मेरी धुन का पहला सुर मिल गया। अध्याय 361, मुंबई का अंडरवर्ल्ड और द घोस्ट डीजे। भाग 1, जाकिर का अड्डा। अगली सुबह मुंबई के सबसे बड़े ड्रग माफिया और अंडरग्राउंड क्लब ओनर जाकिर भाई अपने अड्डे पर बैठे थे। उनके सामने उनके 4 गुंडे खड़े थे, जिनके हाथ पैर पर पट्टियां बंधी थीं। ये वही गुंडे थे जिन्हें रोहित ने क्लब में सुपर स्पीड से पीटा था। जाकिर ने सिगार का धुआं छोड़ा। तुम 4 हट्टे कट्टे सांड एक दुबले पतले गिटार वाले से पिटकर आ गए, शर्म नहीं आती? गुंडा 1, भाई वो इंसान नहीं है, वो हवा की तरह गायब हो जाता है। हमने उसे मारने की कोशिश की पर वो ब्लर हो गया और उसकी आंखों में मौत थी भाई। जाकिर हंसा, मुझे कहानियां मत सुनाओ। मैंने सुना है आजकल मार्केट में लोग उस पागल को द घोस्ट डीजे बुला रहे हैं। वो जिस भी रेव पार्टी में जाता है, लोग उसके म्यूजिक से पागल हो जाते हैं। जाकिर खड़ा हुआ, अगर वो इतनी भीड़ खींच सकता है तो वो मेरे काम का है। उसे ढूंढ कर लाओ जिंदा। भाग 2, शिकार की तलाश। जाकिर के आदमियों ने पूरी मुंबई छान मारी। आखिरकार एक खबरी ने बताया कि धारावी के कबाड़खाने में रात को अजीब सी आवाजें आती हैं। रात के 8 बजे जाकिर की 3 गाड़ियां कबाड़खाने के बाहर आकर रुकी। 10 हथियारबंद गुंडे अंदर घुसे। अंदर घुप अंधेरा था। रोहित जमीन पर लेटा हुआ था। वो सोया नहीं था, बस छत को घूर रहा था। गुंडे ने रोहित पर टॉर्च मारी। ए लंबे बाल वाले चल उठ, जाकिर भाई ने बुलाया है। रोहित हिला भी नहीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे म्यूजिक बनाना है, लाइट बंद कर दो। गुंडे को गुस्सा आ गया। उसने रोहित को कॉलर से पकड़ा और हवा में उठा लिया। सीधे से चल रहा है या टांगे तोड़कर ले जाऊं? रोहित ने अपनी आंखें खोली। उन आंखों में इतना खालीपन था कि गुंडे के हाथ अपने आप ढीले पड़ गए। रोहित ने गुंडे का हाथ पकड़ा। उसने जोर नहीं लगाया, बस उंगलियों को हल्का सा दबाया। क्रैक, गुंडे की कलाई टूट गई। वह चीख पड़ा। बाकी गुंडों ने बंदूकें निकाल लीं। रोहित अपनी जगह खड़ा रहा। तुम्हारे बॉस के पास अच्छे स्पीकर्स हैं? गुंडे हैरान रह गए। गुंडा 2, क्या? रोहित, मुझे बहुत बड़ा साउंड सिस्टम चाहिए, 100,000 वॉट्स का। अगर तुम्हारे बॉस के पास वो है तो मैं चलूंगा। अध्याय 362, क्लब इन्फर्नो और मौत का एग्रीमेंट। भाग 1, शैतान का प्रस्ताव। रोहित को क्लब इन्फर्नो लाया गया। ये मुंबई का सबसे सीक्रेट और हाईटेक अंडरग्राउंड क्लब था। यहाँ शहर के सबसे अमीर और बिगड़े हुए रईसजादे आते थे। क्लब के अंदर का साउंड सिस्टम सच में किसी स्टेडियम जैसा था। जाकिर ने रोहित को देखा। तो तू है वो घोस्ट? शक्ल से तो भिखारी लगता है। रोहित की नजरें जाकिर पर नहीं, बल्कि डीजे कंसोल और उन विशाल स्पीकर्स पर थीं। रोहित, मुझे ये स्पीकर्स चाहिए, एक रात के लिए। जाकिर, फ्री में कुछ नहीं मिलता लड़के। आज रात यहाँ 2000 लोग आएंगे। तू उनके लिए म्यूजिक बजाएगा, ऐसा म्यूजिक कि लोग नशे में सुध बुध खो बैठें। अगर तूने उन्हें खुश कर दिया तो ये स्पीकर्स तेरे। और अगर वो बोर हुए, जाकिर ने अपनी टेबल पर एक लोहे का हथौड़ा रख दिया, तो मैं तेरी ये गिटार बजाने वाली उंगलियां तोड़ दूंगा। रोहित बिना कुछ कहे डीजे कंसोल की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी हुडी उतारी। उसने कंसोल को ऐसे छुआ जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छूती है। रोहित, मन में तारांकन, आज रात मैं अपने दिमाग का शोर इस दुनिया को सुनाऊंगा। आज रात मैं आजाद हो जाऊंगा। अध्याय 363, विनाशकारी धुन, द डिस्ट्रक्टिव मेलोडी। भाग 1, सन्नाटे की शुरुआत। समय रात के 1 बजे। क्लब खचाखच भरा था। नीली और लाल लेजर लाइट्स चमक रही थीं। लोग चिल्ला रहे थे, डीजे। रोहित कंसोल के पीछे खड़ा था। उसने हेडफोन अपने कानों पर लगाए। उसने कोई नॉर्मल पार्टी सॉन्ग प्ले नहीं किया। उसने कोई बीट नहीं चलाई। उसने एक सिंगल नोट प्ले किया। डम। ये बास इतना गहरा था कि पूरे क्लब की जमीन हिल गई। लोगों के दिलों की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। क्लब में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग डांस करना भूल गए। भाग 2, द ट्रांस। रोहित ने मिक्सर के नॉब्स को घुमाना शुरू किया। वो उस धुन को बुन रहा था
जो उसके दिमाग में फंसी थी। ये संगीत नहीं था, ये एक फ्रीक्वेंसी थी। वूम, टिन, वूम। लोग अजीब तरह से व्यवहार करने लगे। वे उछल नहीं रहे थे। वे सब आंखें बंद करके अपनी जगह पर खड़े होकर धीरे धीरे झूम रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर दिया हो। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा दर्द दोनों एक साथ आ गए थे। जाकिर अपने वीआईपी बॉक्स में बैठा था। उसे भी ये आवाज अजीब लग रही थी। उसे घबराहट होने लगी। ये क्या बजा रहा है साला? मेरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? भाग 3। जब शीशे रोने लगे। रोहित की उंगलियां मशीन पर तेज हो गईं। वो अपनी पूरी भड़ास, अपनी बहन से दूर रहने का दर्द और उस अनजानी याद की तड़प, सब कुछ उस मशीन में डाल रहा था। म्यूजिक का वॉल्यूम 100% पर पहुंच गया। तभी असंभव घटना घटी। क्लब के टेबल पर रखे कांच के गिलास कांपने लगे। शराब की बोतलों के अंदर का लिक्विड हवा में ऊपर की तरफ उठने लगा। एंटी ग्रेविटी इफेक्ट। क्रैक। वीआईपी बॉक्स का मोटा कांच बीच में से चटक गया। क्रैश, क्रैश, क्रैश। क्लब की सारी लाइटें एक साथ ब्लास्ट हो गईं। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। संगीत रुक गया, लेकिन लोगों के कानों में वो गूंज अभी भी थी। जाकिर चिल्लाया, मारो साले को, इसने मेरा क्लब बर्बाद कर दिया, पकड़ो इसे। अध्याय 364। हवा का झोंका और एक नया रास्ता। भाग 1। द ब्लर। अंधेरे क्लब में 20 गुंडे रोहित की तरफ दौड़े, लेकिन डीजे कंसोल के पीछे कोई नहीं था। रोहित गायब हो चुका था। गुंडे इधर उधर फ्लैशलाइट मारने लगे। कहां गया? यहीं तो था। तभी एक गुंडे को लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका उसके बगल से गुजरा। उसकी बंदूक उसके हाथ से गायब हो गई। दूसरे गुंडे की बेल्ट टूटकर गिर गई। तीसरे गुंडे को हवा में ही किसी ने छाती पर लात मारी और वो 15 फीट दूर जा गिरा। रोहित उन्हें मार नहीं रहा था, वो सिर्फ उनके बीच से गुजर रहा था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो इंसानी आंखों को सिर्फ एक परछाई लग रहा था। जाकिर डर के मारे कांपने लगा। ये भूत है, सच में भूत है। भाग 2। सुबह की ट्रेन। स्थान बांद्रा रेलवे स्टेशन। समय सुबह के 5 बजे। बारिश रुक चुकी थी। रोहित एक खाली प्लेटफॉर्म पर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटा सा पेन ड्राइव था। उसने उस रात जो भी क्लब में बजाया था उसे इस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लिया था। रोहित मन में, तारांकन, मैंने वो धुन बना ली, लेकिन ये अधूरी है। ये मुझे पागल कर रही है, क्योंकि मैं इसे अकेला नहीं बजा सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस धुन को पूरा करने के लिए 2 और लोगों की जरूरत है। तभी रेलवे का अनाउंसमेंट हुआ। कृपया ध्यान दें, नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। रोहित ने अपनी हुडी पहनी। उसने बिना टिकट लिए उस ट्रेन के जनरल डिब्बे में कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि दिल्ली में क्या है, लेकिन उसे एक चुंबक खींच रहा था। ये वही चुंबक था जो तीनों भाइयों को वापस एक साथ ला रहा था। ट्रेन ने हॉर्न बजाया और द घोस्ट डीजे मुंबई के अंधेरे को पीछे छोड़कर एक नए और खतरनाक सफर पर निकल पड़ा। कहानी का विश्लेषण इस महाखंड का। रोहित का पागलपन, वो किसी डिप्रेशन में नहीं है। वो एक ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश कर रहा है जो उसके दिमाग में कैद है। कोई राज नहीं खुला। हमने अभी भी ये नहीं बताया कि वो धुन वोइड गैलेक्सी की है या रोहित कौन है।